नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस सेशन में। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सेट नंबर 1। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे तो आप मुझे बताओ, इंग्लिश लिटरेचर का हिस्ट्री जो है ये स्टार्ट कहाँ से होता है? किस एज से स्टार्ट होगा? ओल्ड, मिडल, मॉडर्न, आफ्टर मॉडर्न, कहाँ से स्टार्ट होता है ये आप मुझे बताइए। जब भी हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे तो इनिशिएट ये कहां से किया है, प्रारंभ ये कहां से हुआ है? डार्क एज, मैं यही सुनना चाह रहा था। पूजा कह रही है डार्क एज, वेरी गुड। अब आइए बात करते हैं यहां पे, आप बोले हैं डार्क एज, तो जब भी आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे तो आप डार्क एज की बात जरूर करेंगे। यहां पे आइए, डार्क एज। डार्क एज के बाद जो आप बात करते हैं वो आपका होता है कौन सा? ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश एज या ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इसी को आप क्या कहते हैं? तो इसी का नाम है बंधु एंग्लो सैक्सन, एंग्लो सैक्सन पीरियड। क्लियर है ना? ध्यान रखेंगे। और ये कब से कब तक रहा है तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी। और ओल्ड के बाद जो भी हम बात करते हैं वो कहां से कहां तक होता है? तो वो आपका होता है मिडल इंग्लिश पीरियड। और मिडल इंग्लिश पीरियड की अगर आप बात करेंगे तो मिडल इंग्लिश पीरियड जो आपका रहा, इसी को आप बोलते हैं द एज ऑफ चौशर, द एज ऑफ चौशर। ध्यान रखेंगे, सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। द एज ऑफ चौसर, जॉफ्री चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्लियर है ना? और ये कब से कब तक रहा? तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो 11th टू 15th सेंचुरी, है ना? और मिडल इंग्लिश पीरियड का नाम क्या क्या दिया गया? एज ऑफ चौसर, या इसी का एक और नाम है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ध्यान रखेंगे आप। क्लियर? तो ये आपका है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। मिडल इंग्लिश पीरियड की बात करते हैं, है ना, मिडल। फिर मॉडर्न की बात होगी, लेकिन अब डिटेलिंग में बात करेंगे तो इन सभी के बाद हम जो बात करते हैं वो हमारा हो जाता है कौन सा? तो फिर हम यहां पे बात करते हैं रेनेसां की, RENAISSANC। रेनेसां की जब बात करेंगे, चलिए बहुत बढ़िया, सुनते जाइए आप लोग। रेनेसां पीरियड की बात करोगे तो सबसे पहले इसमें आता है एलिजाबेथन, एलिजाबेथन एज, जिस एज से आपके विलियम शेक्सपियर साहब बिलोंग करते थे। एलिजाबेथन एज की बात करेंगे आप। और एलिजाबेथन एज जो बंधु है अपना, वह कब से कब तक है? तो 1558 से 1603। एलिजाबेथन एज को ही आप क्या बोले? द एज ऑफ विलियम शेक्सपियर, द एज ऑफ विलियम शेक्सपियर। यह ध्यान रखना है बंधु आपको। और इसी का दूसरा नाम क्या है? गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर का, है ना? ये है एलिजाबेथन एज। इसी के बाद एलिजाबेथन एज के बाद जो आपका एज आया उसे कहते हैं जैकोबियन एज। मैं चाहूं तो आपसे भी पूछ सकता हूं, लेकिन फटाफट मैं इसको निपटाता हूं, क्वेश्चंस पे आएंगे। जैकोबियन एज की बात करेंगे तो तरीका बताए थे जे से जैकोबियन, तो किंग जेम्स फर्स्ट, किंग जेम्स फर्स्ट किंग थे। और जैकोबियन एज कब से कब तक रहा है? तो भैया 1603 से 1625। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जैकोबियन एज में आपका जे है, इसको आप जॉन डॉन का एज भी कहते हैं, एज ऑफ जॉन डॉन, एज ऑफ जॉन डॉन। क्लियर है मामला? यहां तक किसी को डाउट भी है? अगर डाउट हो तो सवाल करना है, किसी के मन में किसी भी टाइप का कोई डाउट रहे तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आइए जैकोबियन एज के बाद आप किस एज की बात करेंगे? कैरोलिन एज। नेक्स्ट स्लाइड पे ही लिखा जाए यहां पे,
एक मिनट, मैं दूसरे पेज पे पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से पेज कैसे सेलेक्ट होता है? अच्छा हाँ, ये रहा, आ जाओ। कैरोलिन एज, एक बार क्विक रिकैप करवा दूं। कैरोलिन एज की बात करेंगे आप तो 1625 टू 1649, और 1625 से 1649 की अगर आप बात करते हैं तो ये आपका कौन सा एज है? तो ये आपका कैरोलिन एज है। एक मिनट रुक जाएंगे। चलिए, तो कैरोलिन एज आपका है 1625 टू 1649, और इसमें आपके किंग हुए किंग चार्ल्स फर्स्ट, किंग चार्ल्स फर्स्ट। चलिए, कैरोलिन एज, इसको और किस नाम से आप जानते हैं? कैरोलिन एज को आप किस नाम से जानते हैं? प्यूरिटन एज, बोलो, एज ऑफ जॉन मिल्टन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना, बहुत बढ़िया। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो प्यूरिटन एज भी हमें मिलेगा, और प्यूरिटन एज में जाएंगे तो हमें मिलेगा एज ऑफ मिल्टन, द एज ऑफ मिल्टन या मिल्टन एज। बहुत बढ़िया, द एज ऑफ मिल्टन की बात करेंगे। फिर वहीं पे कॉमनवेल्थ एज भी आ जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है इसी में। तो ये सारे के सारे किसके पार्ट थे? ये सारे के सारे आपके थे किसके? रेनेसां के। रेनेसां के बाद जो आता है वो आपका आता है कौन सा? न्यो क्लासिकल एज, न्यो क्लासिकल एज। और न्यो क्लासिकल एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कौन कौन सा बताइए? एक आपका होता है रीस्टोरेशन, रीस्टोरेशन पीरियड, रीस्टोरेशन पीरियड के बाद ऑगस्टन पीरियड, ऑगस्टन पीरियड के बाद आपका कौन सा हुआ? ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड का दूसरा नाम क्या है? कौन बताएगा? न्यू क्लासिकल, ऑगस्टन। चलिए, बहुत बढ़िया, ट्रांजिशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इस एज के बाद बात करेंगे न्यू क्लासिकल के बाद, इन सभी के बाद भैया रोमांटिक एज, जो कि लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत ही इंपैक्टफुल, बहुत ही प्रभावशाली एज रहा है। रोमांटिक एज 1798 टू 1837। रोमांटिक एज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आया विक्टोरियन एज। और एक को याद रखिएगा, विक्टोरियन एज की बात करेंगे, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। और विक्टोरियन एज आफ्टर रोमांटिक एज 1837 टू 1901। और फिर 1901 के बाद से हमारा स्टार्ट हो गया मॉडर्न एज। मॉडर्न एज, मॉडर्न एज की बात करेंगे तो ये 1901 से आपको तकरीबन 1940 तक चला है, 1940। आइए, मॉडर्न एज आपका हो गया 1901 से 1940। फिर 1940 के बाद 1945 के बाद अगर आप देखेंगे तो आपका पोस्ट मॉडर्न एज स्टार्ट होता है। पोस्ट मॉडर्न एज वो आपका 1940 के बाद से अंटिल नाउ, यानी अब तक का ये मामला है जो पोस्ट मॉडर्न एज आपका चल रहा है। ध्यान आप रखेंगे, क्लियर है ना? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, आप सभी से एक सवाल पूछना चाहेंगे। एक राइटर है आपके टी.एस. इलियट साहब। टी.एस. इलियट बिलोंग टू विच पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर? किस एज से बिलोंग करते हैं आपके टी.एस. इलियट साहब? कौन बताएगा? फटाफट टकाटक अंदाज में बताइए। चलिए, मॉडर्न एज, यशवंत भैया क्लासेस, 18th सेंचुरी। टी.एस. इलियट साहब जो पैदा हुए थे वो हुए थे 1888 में, तो वो तो पहले ही हो गए 19th सेंचुरी, है ना? 18th सेंचुरी तो रहे नहीं। और 1965 में डेथ हुई है, तो 1965 की बात करेंगे तो भैया 1901 के बाद से ही हमारा मॉडर्न एज स्टार्ट हो गया, तो इसको आप पोस्ट मॉडर्न एज में ले जाएंगे, मॉडर्न एज में। इसलिए टी.एस. इलियट साहब को मॉडर्निस्ट बोला जाता है।
और मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल पे कौन से राइटर किस एज के रहे हैं बता चुका हूं। तो ईमानदारी से आप पढ़ें वहां जाके, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं प्लेलिस्ट बनवा देता हूं इंग्लिश लिटरेचर करके, जितने वीडियोज मैंने पढ़ाए हैं आप वहां पे जाके उसको फाइंड कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। 1888, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो अब आ जाते हैं जिस काम को करने हम लोग यहां पे आए हैं। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया है, 2-3 दिन पढ़े, प्रैक्टिस करेंगे अब क्वेश्चंस। ये सब देखते रहिएगा, बोर्ड पीडीएफ डलवा दूंगा प्लेटफॉर्म टीचर यूट्यूब चैनल पे। ये जो आपका 40 मार्क्स का टेस्ट स्टार्ट होना था आज से, वो आज से स्टार्ट ना होके आपका हो जाएगा कब से? 16 दिसंबर से। तो जिन बच्चों ने परचेज कर लिया, ये ना सोचेंगे हमारा पैसा भैया बर्बाद हो गया। आपका पैसा, आपका समय बर्बाद होने नहीं देंगे, है ना। ये प्रॉमिस है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह की तरफ से, हम प्रॉमिस कर रहे हैं आपको। आइए यहां पे, तो ये आपका सेशन 1 है 40 क्वेश्चंस का। 99 रुपीज में आपको 20 सेट्स मिलते हैं। अगर देखेंगे तो 5 रुपया में एक सेट, 5 रुपया में तो आजकल बिस्किट तक नहीं मिलता जी। और यहां पे 40 क्वेश्चंस, टेस्ट दोगे, डिस्कशन होगा, लेकिन 16 दिसंबर से होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा 6 to 8 9 10th वालों के लिए। क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या बोला गया है, विच इज द पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो आप बात करेंगे, मैंने आंसर भी यहां पे दिया, लेकिन कुछ आंसर गलत भी हैं। ये पूरा पीपीटी में डलवा दूंगा आपको। शिखा राज, गुड इवनिंग सर। शिखा बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे। आप वही शिखा है ना जिनका सिलेक्शन टीआरई 3.0 में हुआ है? बता देंगे, क्योंकि एक शिखा मेरी स्टूडेंट रही है, काफी अच्छा मेहनत की और सफल भी हुई अपनी जिंदगी में। आइए, तो विच इज द पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो भैया फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ वह कब से कब तक? तो 1789 टू 1799, है ना। और जब भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो रोमांटिक एज के जो राइटर हुए हैं, खास करके विलियम वर्ड्सवर्थ की बात होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात होती है यहां पे, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ। आइए, यस सर, अच्छा वही हो। चलो, कैसा लग रहा है शिखा सिलेक्शन लेने के बाद? मतलब अगर मैं अपने बिहारी टोन में बोलूं तो मास्टरनी बनने के बाद कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत दिन बाद सर क्लास ज्वाइन की हूं, कुछ प्रॉब्लम में थी। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन कैसा फीलिंग हो रहा है सिलेक्शन होने के बाद, टीचर बनने के बाद? बताइए, बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। आइए, तो जब भी हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो विलियम वर्ड्सवर्थ की बात होगी, और विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे तो ये 1770 में पैदा हुए और 1850 में इनकी डेथ हो गई, है ना। और रोमांटिक एज की शुरुआत होती है 1798 से। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऐसा क्यों? विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान 1790 में और 1791 में 2 टाइम्स ये फ्रांस विजिट किए। 2 टाइम्स फ्रांस विजिट किए थे। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे भी इनका कंट्रीब्यूशन वहां पे दिखता है। किनका? विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो आप सभी को एक बार गूगल से, विकिपीडिया से विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया सर, सब आपके कारण हुआ। नहीं, सब आपके कारण हुआ है। किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है तो उसमें टीचर का 5 to 10% ही रोल होता है, 90% बच्चों का ही होता है जो मेहनत करते हैं। तो हमने बोला होगा, आपने वैसा किया होगा, इसीलिए आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो ये पूरा क्रेडिट आपको जाता है, ये आपका बड़प्पन है, आप टीचर को क्रेडिट दे देते हैं। चलिए, गुड इवनिंग उमाशंकर जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। टेस्ट सीरीज, सबसे पहले तो अपना सीरीज की स्पेलिंग सही कीजिए। ये क्या लिखे हैं आप? SIRIG। कैसे परचेज करना है प्लीज बताइए, बता देंगे। 16 तारीख से होगा। अनुराग जी पूछ रहे हैं शिखा जी स्ट्रेटजी बताइए। शिखा शेयर कर दीजिए, बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे। आइए, तो विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 to 1815 की बात करते हैं। आओ विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा और जान लें। इन्हें आप क्या क्या बोलते हैं? नेचर पोएट तो बोला ही जाता है, नेचर पोएट के साथ साथ लेक पोएट भी बोला जाता है। इसके साथ साथ द प्रिस्ट ऑफ नेचर भी बोला जाता है। द प्रिस्ट ऑफ नेचर यानी प्रकृति के पुजारी। और इन्होंने चाइल्डहुड को, यानी कि बचपन को, बचपन का जो समय होता है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड को ये क्या बोले हैं? गोल्डन पीरियड।
गोल्डन पीरियड यानी सुनहरा अवसर। ये बचपन जो होता है उसको गोल्डन पीरियड बोलने का काम कौन किए? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब किए। रोमांटिक एज के राइटर हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, इनका इंपैक्ट आपको दिखेगा। करेक्ट ऑप्शन 1789 टू 99 ये आपका है ना। और 1790 और 1791 टू टाइम्स ये फ्रांस विजिट किए थे, ये आपको ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, मिस्टेक हो गया, ओके। अब यहां पे आइए, वर्सिपर ऑफ नेम वर्ड्सवर्थ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। यहां पे आ जाओ। स्लैब ट्रेड वॉज एबॉलिश्ड इन इंग्लैंड इन विच ईयर? अब देखिए यहां पर स्लैब ट्रेड की बात करें, एबॉलिश का मतलब क्या होता है? वर्ड का मीनिंग नहीं जानोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एबॉलिश का मतलब होता है चीज को समाप्त करना। डैम का मतलब जो चीज चल रही है उसको क्या कर देना? रूट आउट, यानी जड़ से आप उस चीज को समाप्त करें, रूट आउट कीजिए, या आप इराडिकेट कीजिए, यानी चीजों को वहां से आप समाप्त करने की कोशिश कीजिए, है ना, फिनिश करने की कोशिश कीजिए। ये इसका मीनिंग होता है किसका? एबॉलिश का। और एक वर्ड और लिख लो, डेमोलिश। डेमोलिश यानी डैमेज करना, नुकसान कर देना। बोला गया कि स्लैब ट्रेड जो है इसको समाप्त किया गया इंग्लैंड से इन विच ईयर, किस ईयर? तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझना है, स्लैब ट्रेड है क्या, ट्रेड है क्या। तो स्लैब का मीनिंग क्या होता है? यहीं से वर्ड आता है स्लैवरी, SLAVERY, स्लैवरी। और स्लैवरी का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंस, डिपेंडेंसी, यानी जब आप किसी पे डिपेंड होते हैं, और जब आप किसी पे डिपेंड होंगे तो आप उसके गुलाम होंगे। क्लियर? तो कुल मिला के स्लैवरी वर्ड का मीनिंग हो जाता है गुलामियत। क्या हो जाएगा? गुलामियत। और यहां पर बोला जा रहा है ट्रेड करने की बात, यानी बिजनेस करने की बात, व्यापार करने की बात। तो पहले लोगों को गुलाम बना के बेचा जाता था, बंधुआ मजदूरी जिसको कहते हैं, है ना। अब यहां से इंडिया से उठाए कुछ लोगों को, ले गए लंदन, जैसे मन हुआ वैसे इस्तेमाल किए, है ना, लोगों को बेचे, ये सब सेंस में आता है गुलाम बनाने के लिए। तो ये इंग्लैंड में कब समाप्त हुआ था? आपका आंसर यहां रॉन्ग दिया हुआ है। करेक्ट आंसर जो है ये 1807 है। और ये सब लिटरेचर में पूछ लिया जाता है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। अब स्लैब ट्रेड के बारे में पूछ लिया जाएगा। स्लैब ट्रेड बिलोंग्स टू विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? अगर 1807 की बात कर रहे हैं तो भैया ये 19th सेंचुरी का अर्ली पार्ट है ना, 19th सेंचुरी का अर्ली पार्ट हो गया, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी आपका 19th सेंचुरी स्टार्ट हुआ, तो कुल मिला के ये 7 से पहले भी था, तो ये आपका हो जाएगा 18th सेंचुरी में। तो आपका स्लैब ट्रेड की बात जब भी करेंगे 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी स्टार्ट ही हुआ, अर्ली पार्ट, तो ये सब आपको ध्यान में रखना होता है। ज्यादा एक्स्ट्रा बुक्स या बहुत ज्यादा चीजों को के पीछे ना भागें, बस एक स्ट्रेटजी पे फोकस करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, रेगुलर रहो, कंटिन्यूटी से, कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बहुत बढ़िया, मैं बार बार बोलता हूं आप सभी से, देखिए सिलेक्टेड बच्चे ऐसे ही होते हैं, सिलेक्शन लेने के लिए ढेर सारे बुक्स को नहीं पढ़ना होता है, एक ही बुक्स को बार बार एक ही बुक को बार बार पढ़ना होता है ना जी। आप ढेर सारा बुक खरीद लेंगे, सर ये वाला बुक वो वाला, तो फिर आप नहीं हो पाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए एक ही बुक को बार बार पढ़े, और जहां भी पढ़ते हैं, जिस भी टीचर से आपकी ट्यूनिंग मैच करते हैं वो टीचर आपके लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि हर एक टीचर अपने एंड से 100% देने की कोशिश करते हैं। तो जहां भी पढ़ते हैं रेगुलर पढ़िए, अपने कंटिन्यूटी को मेंटेन कीजिए, और एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है 100% होगा। और सर क्लास बहुत ही प्रिपरेशन के लिए बस रेगुलर क्लास कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए, प्रणव कुमार कह रहे थैंक्स शिखा मैम। अच्छा जीएस का टेस्ट भी देते थे आप? हर एक कॉमन पेपर भी होगा उनका कमांड, जीके जीएस से रिलेटेड कुछ भी बताइए, बिल्कुल बता देंगे वो। चलिए जी सर, एक ही बुक को बार बार पढ़ना है, बिल्कुल एक ही बुक को बार बार पढ़ना है ना, ध्यान रहे। अब आ जाओ यहां पे, तो ये आपका 1807 हो जाएगा नेक्स्ट। और यहां पे हमारे पास 100+ क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है इसका। और इस 100+ क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लिए तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो भी प्रॉब्लम है वो आपसे ऑलमोस्ट समझिए 90% आपका सॉल्व हो जाता है। बशर्ते जो बोल रहा हूं गूगल पे पढ़ने, विकिपीडिया पे पढ़ने, उसे आप जरूर पढ़िएगा। द ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स टुक प्लेस इन, वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करेंगे, ये गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल। बोलेंगे सर क्या इतिहास को उठा के ले आए हैं? भैया लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं, है ना, गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं। टुक प्लेस इन,
कब इनको ट्रायल पे लिया गया? गवर्नर जनरल को, है ना, इनको अरेस्ट किया गया था, इनको बाद में अरेस्ट भी कर लिया गया। अरेस्ट क्यों किया गया था? भ्रष्टाचार के आरोप में, है ना, करप्ट थे ये थोड़े से। और इनके जगह पे एक इंग्लिश राइटर हुए, एडमंड बर्क। एडमंड बर्क, BURKE, बर्के नहीं पढ़ेंगे, एडमंड बर्क है ना। और ये लीड कर रहे थे साहित्य को, इंग्लिश को उस समय। और उस समय हमारा इंडिया जो था वो गुलाम था अंग्रेजों का, ये आपको ध्यान में रखना है। टेक प्लेस इनटू का मतलब होता है कंसीडर करना, यानी उसको उन पे सोचना, विचार करना। द ट्रायल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स टुक प्लेस इन, ध्यान रखना 1786 आपका दिया हुआ है, कभी कभी ऑप्शन में 1785 भी देगा, ये ध्यान में रखना है। तो जब दोनों ऑप्शन देगा तो 1786 के साथ जाना है, और अगर सिर्फ 1785 है तो वहां पे भी आपका आंसर सही माना जा सकता है। इस बार TRE 4 पहले के एग्जाम के लेवल थोड़ा बढ़ेगा, बिल्कुल जीके जीएस का भी सीरीज इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आइए यहां पे, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन, कब आजाद हुआ था भैया? क्योंकि अमेरिकन लिटरेचर की भी बात होती है, जब भी आप बात करेंगे अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर, है ना, अमेरिकन लिटरेचर की बात होगी, इंडियन की बात करेंगे और ब्रिटिश की बात करेंगे, 1776 की बात होगी। द वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन टुक प्लेस इन, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रिया की बात होगी। और वॉर की जब भी बात होगी ऑस्ट्रेलिया में, तो इसमें मिडल यूरोप पूरा का पूरा आया था। ये आपके लिटरेचर के क्वेश्चन ज्यादा लगेंगे, कम लगेंगे आपको, हिस्ट्री के क्वेश्चंस ज्यादा लगेंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1740। और इसमें जो आपको है ये वन लाइनर क्वेश्चन है, सब याद रखना है आपको, सारा बोर्ड PDF डलवा दूंगा आपको। देखो ये जो है ना, ये इंग्लिश का प्रैक्टिस बैच है। इस बैच में आपका ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये इंग्लिश का एक प्रैक्टिस बैच है, सिस्टमैटिक वे में। यहां पे क्या है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया टेंस से, जिस पॉइंट से आता है उसी पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। ये आपका ऐसा बैच है जहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जाते हैं, है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिग्री, टॉपिक वाइज करेंगे। फिर मिक्स्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ग्रामर के, यानी ग्रामर में ओवरऑल कमांड करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही शानदार जबरदस्त बैच है ये। उसके बाद वोकैब में साइनो, एंटो, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, ये सारी चीजें होती हैं, इनको हम प्रैक्टिस करेंगे। और एवरी फ्राइडे इस बैच में हम वोकैब पढ़ते हैं। और फिर आपका होता है कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि पैसेज की बात करेंगे तो पैसेज में आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, कॉम्प्रिहेंशन हो गए, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को इस बैच में प्रैक्टिस करवाया जाता है। और ये आपका ऑनलाइन बैच है, पेड बैच है, 399 रुपीज में ये बैच आपको कहां मिलेगा? तो अपना भैया ऐप है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। तो किन्हीं को अगर ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना हो, आपको लग रहा हो कि नहीं ग्रामर हमारा ठीक नहीं है, लेकिन लंबा हम किसी बैच, फाउंडेशन बैच में नहीं जाना चाहते, तो आप इस बैच में टॉपिक को प्रैक्टिस करके कमांड कर सकते हैं। बहुत ही शानदार जबरदस्त बैच है आपका ये, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पे इंग्लिश प्रैक्टिस बैच के नाम से ये है, आपको मिल जाएगा। आइए नंबर 6 की बात करेंगे। व्हेन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बिगिंस अंडर जनरल क्लाइव। जनरल क्लाइव, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत लेना। ये सब आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस लग रहे होंगे, लेकिन लिटरेचर में पूछे जाते हैं। व्हेन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, भारत को कब जीतने की शुरुआत की गई थी उनके द्वारा, जनरल क्लाइव के द्वारा? तो 1920, 1772, 1762, 1767। जो आंसर गलत होगा मैं ठीक कर दूंगा, ये सही है आपका। व्हेन द जॉर्ज थर्ड सक्सीडेड द थ्रोन, जॉर्ज थर्ड किंग हुए। जॉर्ज थर्ड क्या है? किंग हुए। सक्सीड यानी गद्दी पे बैठना, थ्रोन का मतलब क्या होता है? गद्दी। कब बैठे थे? 1760 में। कौन सा सेंचुरी हो जाएगा? 18th सेंचुरी। याद रखना है जॉर्ज थर्ड के बारे में। क्लियर? वन लाइनर क्वेश्चन है ये सब। यहां पे देखिए, द सिनिकल एंड करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वॉलपोल। वॉलपोल एक राइटर हुए। द प्रीमियर ऑफ द फर्स्ट रॉय कैबिनेट रिप्लेस्ड बाय द मोर इनलाइटेंड पॉलिसीज ऑफ पिट्टी इन विच ईयर। ये राइटर भी हुए और राइटर होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी हुए। राइटर और पॉलिटिशियन ये दोनों हैं। और जब भी हिस्ट्री की बात करेंगे वहां पे डेट, ईयर, ये सब आपका आएगा और आपका दिमाग खराब करेगा, तो ध्यान रखिएगा। द सिनिकल एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, सिनिकल का मतलब होता है डाउटफुल, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्टाचार, और प्रैक्टिसेस ऑफ वॉलपोल, यानी वॉलपोल की कहानी यहां पे है। द प्रीमियर ऑफ द फर्स्ट रॉय कैबिनेट रिप्लेस्ड,
प्रीमियर का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज आप फर्स्ट टाइम दिखाते हैं, है ना, यूट्यूब पे वीडियो को प्रीमियर किया गया, फर्स्ट टाइम लाया गया, ध्यान रखेंगे। ऑफ द फर्स्ट टॉरी कैबिनेट रिप्लेस्ड बाय द मोर इनलाइटेंड। इनलाइटेंड का मतलब क्या होता है? जो चीज बहुत बढ़िया है। इनलाइटेंड का मतलब जो चीज प्रकाशित है, जिसमें चमक है, यानी रेडियंट, RADIANT। और यहीं से वर्ड बनता है आपका रेडिएट, जो कि वर्ब है, रेडिएशन जो कि नाउन के तौर पे काम करेगा। सर बीपीएससी जीके जीएस का कोई प्रैक्टिस सीरीज है? जीके जीएस का, जीके जीएस के आशीष सर तो पढ़ाते ही हैं। अब मैं पूछ के तुरंत बताता हूं। आशीष सर, ए तो भैया अभी बैच आया नहीं है, लेकिन बैच आने वाला है। जैसे ही बैच आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना। अभी सर बता रहे हैं कि बैच अभी आया नहीं है कॉमन पेपर का। जैसे ही बैच आने वाला होगा हम आपको बता देंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। आशीष सर पढ़ा सकते हैं या उस बैच में आपके विकास सर पढ़ाएंगे? क्लियर? या तो आशीष सर का बैच होगा या विकास सर का होगा, है ना, ध्यान रहे। जैसे ही बैच आएगा आप सभी को बता दूंगा मैं। आ जाओ यहां पे। तो क्या बोला गया? इनलाइटेंड पॉलिसी ऑफ पिट इन विच ईयर? कब? 1757। यहां पे ईयर वगैरह आपको याद रखना होता है। अब यहां पे आइए। द टाउन एंड कंट्री माउस इज अ क्रिएशन ऑफ। द टाउन एंड कंट्री माउस ये एक वर्क है। अब यहां थोड़ा सा मामला फिट बैठा है, क्योंकि ईयर देख के आप परेशान हो रहे थे। द टाउन एंड कंट्री माउस इज अ क्रिएशन ऑफ। भाई किनका क्रिएशन है ये? ऑलिवर गोल्ड स्मिथ, ये आपके इंग्लिश राइटर हैं, ब्रिटिश राइटर हैं। सैमुअल रिचर्डसन, ये भी ब्रिटिश राइटर हैं आपके, ध्यान रखेंगे। जॉन गे, हो सकता है इनका नाम आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। और मैथ्यू प्रायर, एक होते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड और एक है मैथ्यू प्रायर। करेक्ट ऑप्शन तो आपका यही है। पता नहीं हमारे टाइपिस्ट महोदय ने सब में आंसर भी दे दिया, है ना, कोई बात नहीं। मैथ्यू प्रायर आपके द टाउन ऑफ कंट्री माउस के राइटर हैं। कोई मेरे को बताएगा पब्लिश कब हुआ है? ये पब्लिश कब हुआ, ये कौन बताएगा मेरे को? फटाफट बताइए, क्योंकि सवाल जवाब आपसे भी करूंगा। बताया जाए बंधु, कब हुआ पब्लिश? द टाउन एंड कंट्री माउस मैथ्यू प्रायर लिखे हैं। फटाफट बताओ। ऑलिवर गोल्ड 1728 1774। वेरी गुड। अनामिका बोल रही है ये वर्क फर्स्ट टाइम देखी हूं। हाँ, बहुत कुछ फर्स्ट टाइम अभी देखने को मिलेगा अनामिका, बस आप सेशन में बने रहें। ज्योग्राफी विद सुरेश, न्यू बैच में क्लास कब से होगा? टीजीटी इंग्लिश आज आपका स्टार्ट होना था, वो स्टार्ट नहीं हो पाया है, डेट थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है। फाइनल डेट मेरे को मालूम नहीं है, जैसे ही मालूम होगा मैं अपडेट करूंगा, है ना भाई। जैसे ही मालूम हो जाए मैं आपको अपडेट करूंगा। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां आप जुड़े रहें, वहां पे मैसेज डलवा देता हूं। आज ही क्लास स्टार्ट होना था, वो नहीं हो पाया था। चलिए, आपने अपने चैनल का नाम ज्योग्राफी विद सुरेश लिखा है, लगता है ज्योग्राफी के टीचर हैं आप। चलो बताओ क्या पूछा था मैंने कि द टाउन एंड कंट्री माउस ये कब पब्लिश हुआ? इन विच ईयर इट वॉज पब्लिश्ड? बोलिए फटाफट, फटाफट बोलो भाई। गोपाल जी बोले हैं 1774 को। और किनका जवाब आएगा? देखिए हमें रहना है इस सेशन में एक्टिव, जो पूछे टकाटक जवाब देना है, तब आएगा मजा, है ना। सिर्फ मैं बताता हूं आप बैठ के सुनते रहोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। नहीं मालूम है सर, फर्स्ट टाइम सुने नाम, कैसे काम चलेगा?
फर्स्ट टाइम नाम सुने हैं, कैसे काम चलेगा भैया? आ जाओ, बताता हूं मैं। बता ही दूं या आप ही लोग बताओगे? याद रखना है, द ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी, ट्रीटी का मतलब होता है एग्रीमेंट, समझौता। ट्रीटी मीन्स एग्रीमेंट। द ट्रीटी ऑफ पेरिस वॉज साइंड इन द ईयर, कब साइन किया गया था? 1783 में, ध्यान रखेंगे। विच इज द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटर्न इन इंग्लिश? बोला गया फर्स्ट ट्रेजेडी का नाम बताइए रिटर्न इन इंग्लिश। बताओ क्या होगा आंसर? मैं आंसर यहां से मिटा देता हूं, ये हमारे टाइपिस्ट महोदय आंसर दे दिए, गलत किए, इनको ऐसा नहीं करना था। चलिए, पहला फर्स्ट ट्रेजेडी क्या है आपका इंग्लिश हिस्ट्रीज में? हमने बता दिया, अनामिका बोल रही 1867, 1774 है। आप बता दीजिए, वो तो हम हैं ही बताने के लिए, वो तो हम हैं ही बताने के लिए, हम तो बताएंगे ही। बताओ यहां पे, विच इज द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटर्न इन इंग्लिश? पहला ट्रेजेडी कौन सा है? सिंह वर्सा 1867। बताइए। चलिए, गौरबोडक, वेरी गुड। बी आंसर मौसम का आया है और सिखाराज का आया है, वेरी गुड, गौरबोडक। चलो, अब आप बोल रहे हैं कि गौरबोडक, सबसे पहले आप ये बताइए, ये एडवर्ड सेकंड, ये लिखने का काम किन्होंने किया? एडवर्ड सेकंड किन्होंने लिखा है? देखता हूं कौन बता पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में आपका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आप अगर एक्टिव नहीं रहेंगे मामला फंस जाएगा। बताइए, एडवर्ड सेकंड किन्होंने लिखा है? हु रोट? विलियम शेक्सपियर? ना ना ना, विलियम शेक्सपियर साहब आपके लिखे किंग लियर और हैमलेट। किंग लियर और हैमलेट की बात करेंगे तो ये आपके कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं आपके विलियम शेक्सपियर साहब, विलियम शेक्सपियर साहब ये लिखने का काम किए। एडवर्ड सेकंड किन्होंने लिखा है? शेक्सपियर साहब ना ना, क्रिस्टोफर मार्लो। कहां रहते हैं भैया? ध्यान रखना पड़ेगा, क्रिस्टोफर मार्लो। चलिए, एक और सवाल का जवाब दीजिए। क्रिस्टोफर मार्लो बिलोंग्ड टू विच पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? किस पीरियड से बिलोंग करते हैं आपके क्रिस्टोफर मार्लो साहब? बताओ, इंग्लिश लिटरेचर के किस पीरियड से बिलोंग करें, किस एज से बिलोंग करेंगे? रानी कुमारी, एलिजाबेथन एज, वेरी गुड। ज्योग्राफी विद सुरेश क्या कह रहे हैं? मैं इंग्लिश सब्सिडियरी सब्जेक्ट के रूप में लिया हूं इस बार, स्टेट पेपर इंग्लिश में, और क्या मेरा सोशल साइंस। ओके ओके जी। चलिए, क्रिस्टोफर मार्लो जो है, ये भी, इनका भी डेथ जो है बहुत कम एज में हो गया, अराउंड 29 के आसपास, 1593 में इनका डेथ हो गया था, है ना, और 1564 के आसपास ये पैदा हुए थे। ठीक, तो ये एलिजाबेथन एज के राइटर हैं, और एलिजाबेथन एज के राइटर हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि बंधु ये जो है ये विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पररी हैं, विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पररी हो गए, ये ध्यान रखना है। चलिए, गौरबोडक के राइटर कौन है, कौन बताएगा? बताना बहुत जरूरी है आपका, मैं तो लास्ट में बताता ही हूं। गौरबोडक के राइटर कौन? बताइए। थोड़ा सा सपोर्ट कर देता हूं मैं। मैंने एक राइटर का नाम लिखा थॉमस, चलिए गौरबोडक का आधा नाम लिखा थॉमस। अब बताइए आगे क्या होगा? थॉमस नॉर्टन, वेरी गुड, थॉमस नॉर्टन। अनामिका बोल रही है बहुत अच्छे, मेहनत किया कीजिए भाई। अब बताओ, किंग लियर जो है, इन विच ईयर इट वॉज पब्लिश्ड? किंग लियर कब पब्लिश किया गया? बताइए। थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस
सैकविले, हाँ दोनों मिलके किए थे। अननोन है सर, क्या अननोन है? नहीं नहीं, राइटर अननोन नहीं है, ध्यान रखेंगे। एनोनिमस बिल्कुल नहीं है। बताओ किंग लियर कब पब्लिश हुआ? शेक्सपियर साहब लिखे हैं 1608 में। हैमलेट कब हुआ पब्लिश? हैमलेट पढ़ा कीजिए ये सब। 1603 में। अच्छा गौरवोडक का बताइए तो, ये कब पब्लिश हुआ? गौरवोडक कब पब्लिश हुआ? इन विच ईयर इट वाज पब्लिश्ड? फटाफट बताओ। देख रहे हो ना, प्रॉब्लम है। इसीलिए ये जो पीपीटी आपके पास जाएगा तो आप क्या करेंगे, पीपीटी को देख के, जैसे आप देखिए किंग लियर, तो गूगल पे विकिपीडिया पे आपको सर्च करना है किंग लियर, उसको पढ़ना है और नोट्स में नोट डाउन करना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तब जाके हो पाएगा। क्लियर? हाँ 1561 है गौरवोडक जो है, 1561 है। मैं होमवर्क दे रहा हूं, मैंने इससे पहले आपको होमवर्क दिया कि जितने भी एजेस थे उसमें जितने भी राइटर्स हैं उनमें उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, और ये मैंने काम आपको 7-8 दिन पहले ही दिया था और आप लोग अभी तक करके नहीं दिए हैं, तो फटाफट उस काम को निपटाइए। और ये बोर्ड पीडीएफ जैसे ही जाएगा तो अब आप क्या करेंगे, एक नोटबुक आराम से लीजिए और उस पर लिखिए, है ना, यूट्यूब लिटरेचर और किंग लियर लिखे, इसको गूगल पे सर्च कीजिए, विकिपीडिया पे, और खुद से इसके बारे में पढ़िए। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं, कब लिखा गया, कब पब्लिश हुआ, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, हिस्ट्री है, क्या है, इसका जॉनर क्या है ना, वो आप याद रखिए। क्लियर? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा किंग लियर इज अ ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री, है ना। अब वहां पे क्या जवाब देंगे आप? चलिए बताइए मेरे को, किंग लियर जो है ये ट्रेजेडी है या कॉमेडी है? कौन बताएगा? आज 8 डेज हुआ है सर, ठीक है, 2 दिन के बाद भेजना है। ये क्वेश्चन सब अभी तक नहीं पढ़ी हूं, पढ़ना ना है पूजा, किस चीज के इंतजार में? कब पढ़िएगा? अब टीआरई 4 के बाद पढ़िएगा, खुद से पढ़िए, ढूंढिए क्वेश्चन। ट्रेजेडी है। हैमलेट क्या है? हैमलेट कॉमेडी या ट्रेजेडी? कॉमेडी या ट्रेजेडी? हैमलेट ट्रेजेडी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सारे के सारे आप पढ़ाएंगे तब ना पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है, हमरे चक्कर में रहिए तब पढ़ते रहिए, खुद से भी पढ़ना है। हैमलेट का नाम नहीं सुने हैं, किंग लियर का नाम सुने हैं ना, तो गूगल से, विकिपीडिया से पढ़िए। धाकर बैच में आप लोग हैं, तो धाकर बैच में अगर आप लोग हैं तो वहां पे जाइए, उसको बार बार पढ़िए, जो बच्चे हैं वहां पे ध्यान रखिए इन बातों का। चलिए 1561 था, करेक्ट ऑप्शन आपका गौरवोडक है, सबसे पहले लिखा जाने वाला ट्रेजेडी है। इसके राइटर आपके थॉमस नॉर्टन और थॉमस क्या नाम है उनका, बॉस स्किल ऐसे कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूं कि इन्होंने लिखा भी था यहाँ पे, क्या नाम था जी, थॉमस नॉर्टन के साथ आप देख लेंगे एक बार। क्लियर है मामला, ये ध्यान रखना। और एडवर्ड सेकंड कौन लिखे? क्रिस्टोफर मार्लो की बात करेंगे, एलिजाबेथन एज के राइटर हैं। और विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, डिफरेंस थोड़ा सा है, ये सिर्फ आपके एलिजाबेथन एज के माने जाएंगे क्योंकि इनकी डेथ 1593 में हो गई थी, और विलियम शेक्सपियर 1616 में उनका डेथ हुआ है, और वो जैकोबियन एज के भी राइटर माने जाते हैं। ट्रेजेडी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। शेक्सपियर मोस्ट फेमस ट्रेजेडी, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, HOKM, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए